हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्ता जीएस एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 71 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें साइंस के पेपर के क्वेश्चन कैसे आए। और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का देखा जाए, 70 बीपीएससी का पेपर देखा जाए तो उसमें साइंस के साथ साइंस एंड टेक भी आया था, पर इस बार साइंस एंड टेक के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइंस टेक पीटी में नहीं आया तो साइंस टेक का जो पोर्शन हमारे मेंस में आने वाला है, ठीक है, हमारा जो जीएस पोर्शन GS2 का जो थर्ड पार्ट है जिसमें 72 मार्क्स का अपना क्या साइंस एंड टेक आएगा, तो वहाँ के लिए अगर हम लोग देखें तो पहले हम लोग बीपीएससी का ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अगर हमें मेंस आने वाले टाइम पे अगर हमें मेंस लिखना है तो मेंस में साइंस एंड टेक और साइंस का कौन सा पोर्शन हमारे जो पीटी में आया है वो मेंस में भी हमारे काम का हो सकता है। तो हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सारे सॉल्यूशन को एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि क्या इसके आंसर होते हैं। तो पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए, PHB फुल फॉर्म से एक बात याद रखिएगा, बीपीएससी का ना एक रिलेशन जरूर रहा है कि वो फुल फॉर्म जरूर पूछता है। पहले बहुत फेमस फुल फॉर्म अगर देखा जाए पीवीसी का क्वेश्चन, अगर आप PYQ करोगे तो पीवीसी का फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, पर वो भी एक पॉलीमर है, पर यहाँ पे वो पॉलीमर रिपीट नहीं हुआ और इस बार नया कोई पॉलीमर का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। उसमें जो पहला है वो है PHBV। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइट कॉक्सी हाइड्रोक्सी। तो ये इसका क्या है, अपना फुल फॉर्म है। और ये फुल फॉर्म ये एक तरह याद रखिएगा पॉलीमर है, जैसे पीवीसी एक पॉलीमर का पार्ट है, उसी तरह से ये पॉलीमर डिफरेंट है। ये जनरली PYQ के क्वेश्चन बुक में आपको नहीं मिला होगा, इसलिए आपको ये न्यू लग रहा है, पर अब ये इस साल ये पेपर में आ चुका है, तब ये अगले साल अगर या किसी अपकमिंग एग्जाम में रिपीट होता है तो आपको ये भी दिखेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे पहले से आता है। अगर इसके जगह ये क्वेश्चन आता तो आपके लिए बहुत ईजी होता, पर इस बार आपको पता है कि 71 में बीपीएससी ने थोड़े से पेपर को अच्छे लेवल पर रखा है, ठीक है। नाउ सेकेंड देखें, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। मतलब आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कौन सा समीकरण आपके इलेक्ट्रिक पावर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अगर हम इसको बेसिक से देखा जाए तो अगर पावर अगर हमें निकालनी है तो हमें वोल्टेज इंटू करंट को मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल सी बात है। पर क्या एक ही फॉर्म से ये सारे फॉर्म बन सकते हैं? इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें आपको ओम्स लॉ की डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा, V = IR। नाउ फर्स्ट ऑप्शन V के जगह हम अगर ये ऑप्शन रखें तो हमारे पास एक ऑप्शन बन के आता है ये, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 1, ये वाला ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों इक्विवेलेंट है पर अलग अलग तरीके से लिखने का इनका तरीका है। अगर हमें यहाँ पर I की वैल्यू निकालूं मैं ओम्स लॉ से तो I = V/R होता है, सिंपल सी बात है। अब इस I की वैल्यू ओरिजिनल V × I वाले ऑप्शन में रख दिया जाए तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा V²/R। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे ऑप्शन में तीनों में से क्या दे रखा है और हमारे ऑप्शन में तीनों में से कौन सा मैच नहीं करता। जो मैच नहीं करेगा वही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए I²R मैच कर गया, V × I मैच कर गया और V²/R मैच कर गया। ओवरऑल मतलब ये तीनों पावर की इक्विवेलेंट है और आपको पता है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। इसका मतलब ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो आंसर इज ए, आंसर इज ए। अब देखिए 10 तारीख को पेपर हुआ था ASO में, उससे ये वाला पेपर आया था कि अगर करंट को डबल कर दिया जाए, तो बेसिकली ये जो चीज है I²R, इसमें अगर T का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये ऊष्मा मतलब हीट को दर्शाता है। किसी तार में अगर करंट को पास कराया जाए तो वो तार गर्म होती है ऊष्मा के कारण, तो वो ऊष्मा जनरेट होता है तार के अंदर, उत्पन्न होता है। उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है I²R × T। और उस पे ASO में पेपर पूछा गया कि अगर करंट की वैल्यू को डबल कर दिया जाए तो हीट क्या होगा। तो अगर हम इसे करंट को डबल करते हैं तो सिंपल सी बात है, हीट हमारे क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये 10 तारीख के पेपर में आया था और ये 13 तारीख के पेपर में आया था। सो आंसर इज IR², जो पावर को रिप्रेजेंट दर्शाता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच में बातचीत को दर्शाता है। पहले बात तो आप इसको समझिए, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, याद रखिएगा ये एक परजीवी है, मतलब ये क्या है, पैरासाइट है।
परजीवी है, इसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर हो जाएगा परजीविता, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखें, हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। और आपको पता है कि हमारे पास जितनी भी ग्रंथियां हैं, जिसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं, उसको हम लोग दो ग्रंथियों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं एंडोक्राइन और एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन को हिंदी में बोला जाता है बाह्य, और इंडोक्राइन को बोला जाता है अंदर की ग्रंथियां, जिसको हम लोग बोलते हैं अंत ग्रंथि और बाह्य ग्रंथि। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि ये बाह्य ग्रंथि जो होती है ये जनरेट करती है आपके अंत ग्रंथि जो है वो जनरेट करती है हॉर्मोन्स को, और ये जो है ये जनरेट करती है हमारी एंजाइम्स को। पहला तो अंतर ये है। दूसरा, इसमें डट की आवश्यकता पड़ती है और ये डट की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। मतलब ये क्या होता है? डटलेस होता है, मतलब हॉर्मोन्स जनरेट होंगे, ये हॉर्मोन्स पैदा करेगा, हॉर्मोन्स जो पैदा होंगे वो डायरेक्ट किस में मिल जाएंगे? डायरेक्ट किस में मिल जाएंगे? ब्लड में मिल जाएंगे। और ये बाह्य जो ग्रंथियां होती है वो एंजाइम्स देती है, हॉर्मोन्स जनरेट नहीं करती है। और ये दोनों में अंतर क्रिएट करता है कि बाह्य जो हमारी ग्रंथियां है, बाह्य जो हमारी स्त्रावी ग्रंथियां है और अंत स्त्रावी ग्रंथियां है, जिसको हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोलते हैं, इसमें अंतर क्या है? तो एक अंतर यह है कि इसमें डट होता है और इसमें डट नहीं होता। और दूसरा अंतर क्या है कि ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स उत्पन्न कराता है, और ये हार्मोन्स कराता है। तो हमसे पूछा गया तो हार्मोन्स किसके द्वारा पैदा किया जाता है? सो आंसर इज यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी। इसको बोलते हैं एंडोक्राइन, इसे बोलते हैं एक्सोक्राइन। ठीक है, नेक्स्ट, गर्भनिरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? देखिए, अगर कोई भी माता बहनें जिन्हें गर्भ धारण करने की इच्छा ना हो और उन्हें बाय मिस्टेक या अनवांटेड तरीके से वो गर्भ धारण प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उन्हें प्रेगनेंसी रोकने के लिए मेडिसिन अवेलेबल होती है। अब सवाल आता है उस मेडिसिन में कौन सा कंपाउंड यूज होता है, ये हमारे सवाल बीपीएससी में पूछा गया है। तो उसका जो आंसर है वो है क्या? वो है लेवोनोगेलेस्ट्रोल। अब ये क्या होता है? ये जो अंडाणु से जो अंडे जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं महिलाओं में, उसको रोकता है, और उसके रोकने से गर्भाशय को टाला जा सकता है। जैसे कोई एग्जाम्पल देखा जाए, ये अगर हमें मार्केट में अगर मिलता है तो ये आप जान सकते हो कि बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में आती हैं। एक आता है अनवांटेड 72, तो ये गर्भ निरोधक गोलियों की तरह ही कार्य करता है। और जो 72 आवर्स, यहाँ पे जो 72 है वो घंटे हैं। इस घंटे में अगर आप कोई भी महिला गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में अनवांटेड 72 लेती है, तो 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर में गर्भ धारण प्रक्रियाओं को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। सो उस मटेरियल में मिलता क्या है? कौन सा कंपाउंड, कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? तो याद देखिएगा, लेवोनोगेलेस्ट्रोल। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 85 का क्या? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो पहली बात याद देखिए, कार्सिनोमा एक कैंसर है। क्या है? कैंसर है, और इसके उपचार में जो यूज होता है वो याद रखिएगा प्लेटिनम यूज होता है। सो आंसर हो जाएगा अपना क्या? बी, प्लेटिनम यूज होता है। सो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? बी। नेक्स्ट देखते हैं, स्मार्ट फिल्म अगर हम बनाते हैं तो स्मार्ट फिल्म के बनाने में मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल करता है? ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। इसमें याद रखिएगा इंडियम टिन ऑक्साइड यूज होता है, इंडियम टिन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। सो आंसर अपना क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, पीएच निकालना है। तो अगर पीएच का फॉर्मूला देखा जाए तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन का जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पर माइनस लॉग 0.1 है। लॉग 0.1 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो -1 क्या हो जाएगा? +1। तो पीएच की जो वैल्यू हो जाएगी, सो आंसर इज ए +1, और ये रहा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूले में जो H प्लस की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर, H आयन की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.1 है। तो आपको जब एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं दिया जाएगा आपको जिसका लॉग आपको याद ना हो। तो बेसिकली ऐसे ही लॉग की वैल्यू दी जाती है जब जनरली लगभग लॉग में सभी बच्चों को याद होता है। पर अगर ये क्वेश्चन आपके लिए नया है तो आप इस वैल्यू को याद रखेंगे। लॉग 0.1 की वैल्यू होती है, लॉग 0.1 की वैल्यू होती है -1। ये कभी काम आ सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, तो आप इसको याद रखिएगा। -1 होता है एंड देन माइनस पहले से बाहर था फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो आंसर इज ए बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं समतल दर्पण। तो देखो दर्पण को अगर हम लोग बांटे तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को दो हिस्सों में बांटा जाता है, तो एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल उत्तल दर्पण के तो फोकल होता है क्योंकि वो गोलीय दर्पण का हिस्सा है, पर ये समतल दर्पण तो सीधा होगा और इधर से इसको रंग दिया जाएगा। और ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि इधर जो रंगते हैं उसको किस मटेरियल से रंगते हैं अच्छा दर्पण बनाने के लिए, तो सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। इधर इसमें इस्तेमाल क्या किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। पर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकल दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकल दूरी होती है वो अनंत होती है। और इसमें अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए कि बताइए समतल दर्पण का पावर शक्ति कितनी होती है, तो पूरे फिजिक्स में सबसे छोटा जो फॉर्मूला है वो इसी का है कि अगर आपको किसी भी लेंस या मिरर का पावर निकालना है तो पावर 1/, फोकल दूरी होती है। एक बार हमेशा याद रखिएगा, फोकल दूरी कभी भी आपको एग्जाम में दिया जाए तो आप हमेशा कैलकुलेशन करने में मीटर में लीजिएगा। यहाँ पे सब सेंटीमीटर में तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, पर अगर आपको पावर निकालने दे दिया जाए तो कभी भी फोकल दूरी को आप सेंटीमीटर में लेके कैलकुलेशन करोगे वो आपको आंसर नंबर 1 दिखेगा जो गलत रहेगा। ठीक है, और इसी को सिली मिस्टेक कहते हैं, जो इस एग्जाम में बहुत सारे बच्चों ने छोटी छोटी सिली मिस्टेक करने के कारण बहुत सारे नेगेटिव कर रखे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। पर सवाल है कि प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण होता है, उसकी फोकल लंबाई कितनी होती है, तो अनंत होती है। तो इस हिसाब से निकाला जाए तो 1/∞ वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर इसी का अगर आपसे पावर पूछ दिया जाए अगले एग्जाम में या किसी एग्जाम में तो याद रखिएगा पावर क्या होगी 0। पर सवाल है 0 को लिखे कैसे, किस वैल्यू में लिखे, सॉरी किस यूनिट में लिखे। तो अगर हम इसका यूनिट निकालें तो पावर का यूनिट होता है मीटर इनवर्स, और हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो इसी मीटर इनवर्स को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। कैपिटल डी से दिखाते हैं। तो कोई पूछे आपसे कि समतल दर्पण का पावर कितना होता है, सो आंसर इज 0 डायोप्टर। समतल दर्पण की फोकल दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है, इन्फिनिटी। सो आंसर हो जाएगा अपना क्या, डी ऑप्शन, अनंत। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से दिए गए हुए 4 शब्दों में से तीन में एक ही प्रकार की समानता है और चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करें। देखिए दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, परिदर्शी यंत्र, इन सब का इस्तेमाल हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखने में जो बहुत ही छोटा या डिस्टेंस में बहुत ज्यादा दूर हो उसके लिए करते हैं। और ये जो है स्टेथोस्कोप, ये इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल में डॉक्टरों के द्वारा। तो ये इसका जो फंक्शन है और इन तीनों का जो फंक्शन है वो आपस में मैच नहीं करता। तो अपना जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये इजी क्वेश्चन था, ये लगभग सभी बच्चों से बन गया होगा, इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णनों के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ये आपको किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी भी क्लास में ये नोट्स में या ये टॉपिक को भी डिस्कस नहीं किया जा रहा है। इसी को तो बोलते हैं कि बीपीएससी में अगर बहुत सारे सवाल आते हैं तो हर सवाल आपको पहली बार में पता ही हो ये जरूरी नहीं है, कुछ सरप्राइज पोर्शन हर सेक्शन में होता ही होता है। जैसे हिस्ट्री में एक बकत नहीं वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था तो बहुत से लोगों ने नहीं बनाया था, पर अब वो यूज टू हो गया, बुक तो कोई भी बच्चा देखेगा तो उसको टिक कर देगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन अगर एक बार आया और आपसे नहीं बना और किसी से बना भी होगा तो बाई चांस ये मेरा मानना है कि वो तुक्के से बनागा, लॉजिकली वो नहीं बना सकता। पर अगर इसमें से कुछ ढूंढा जाए कि हमें कैसे पता करें कोई कलर है या नहीं है, तो जब भी हम कोई फायर या विस्फोट करते हैं तो विस्फोट करने के लिए जो हम लोग क्रैकर्स दिवालियों में जलाते हैं, तो आप देखिएगा जब पटाखों को जलाया जाता है या बॉम्ब या आतिशबाजी की जाती है तो उसमें बहुत सारे कलर्स निकलते हैं।
वो कलर्स इसलिए नहीं करते कि कुछ उसमें ऐसे कंपाउंड डाले जाते हैं जो हीट या ब्लास्ट होने के बाद कुछ कलर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आंसर को तो हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे बेरियम है, बेरियम का इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे किसी में भी तो वो पटाखों में ग्रीन कलर का हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रोंटियम है, स्ट्रोंटियम से जनरली रेड या ऑरेंज रेड जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो इन मटेरियलों का इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी हम कोई चमकीली चीज या कोई भी आतिशबाजी या कोई भी रंगीन सी चीज देखना चाहते हैं तो इन मटेरियल का इस्तेमाल होता है। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा यूरोपियन डॉप स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन नंबर बी। और अगर इस टॉपिक को इस साल पूछा गया है तो आप याद रखिएगा क्रैकर्स, क्रैकर्स में कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं और सबका कलर होता है और सभी कलर के लिए कोई ना कोई यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना यहाँ पर आपको कि बेरियम का इस्तेमाल अगर आपको कहीं मिल जाए, ध्यान रखिएगा छोटी सी बात, बेरियम का इस्तेमाल मिलेगा तो याद रखिएगा ग्रीन से उसका संबंध है, सॉरी बेरियम का इस्तेमाल मिलेगा तो ग्रीन से संबंध है, स्ट्रोंटियम का इस्तेमाल मिलेगा तो याद रखिएगा उसका संबंध किससे है, रेड से है। तो इस क्वेश्चन में शायद आपको अटकना पड़ा होगा, इस क्वेश्चन में शायद आप बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पर यहाँ से जो दो बातें तीन बातें आपको जो सुनने और समझने को भी मिली है, इसको अपकमिंग एग्जाम में कभी आए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। सो आंसर इज ए बी। नेक्स्ट देखते हैं, आम का वो भाग खाया जाता है, आम में हम जो भाग खाते हैं वो क्या है। अगर हम किसी फ्रूट का तीन हिस्सा देखें तो तीन हिस्से में अगर हम देखें तो बाहर वाले को बोलते हैं एक्सो, इनर वाले को बोलते हैं इंडो और बीच वाले पार्ट को बोला जाता है मेसो। तो अगर हम आम को देखें तो अंदर गुठली है, ऊपर छिलका है, पर आम का बीच वाला हिस्सा हम लोग खाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेसो हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा मध्य फल वित्ती। सो आंसर इज मध्य फल वित्ती। इसमें ध्यान रखिएगा ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एप्पल में, ठीक है। लीची याद रखिएगा, लीची के भी सवाल आते हैं, लीची में भी आपसे पूछा जाता है कि लीची जो हम लोग खाते हैं वो फल का कौन सा हिस्सा होता है। तो ऐसे आप PYQ करोगे तो इन सबको मिल जाएगा और ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, आम का भी PYQ में आपको देखने को मिलेगा, घट्टा चक में भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये मेरा मानना है कि आपने गलती नहीं की होगी। नेक्स्ट देखते हैं, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल को 140 न्यूटन। तो जो डेटा दे रखा है हम लोग क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले डेटा जैसे जैसे हमारे सामने आ रहा है उसको बोर्ड पे लिखते चले। तो हमारे पास एक क्वांटिटी निकल के आ गई, फोर्स निकल के आ गया। कितना न्यूटन दे रखा है, 140 न्यूटन दे रखा है। कब बल लगाती है, तो ठीक है बल लगाती है, कोई बात नहीं। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, मतलब अगर वो डिस्टेंस की बात कर रहा है तो हमारे पास डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 15 मीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, तो पहले आप ये कार्य को समझिए क्या होता है। कार्य को हम लोग बोलते हैं वर्क, कार्य को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्क। क्या हो रहा है, कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क। अगर वर्क की डेफिनेशन देखी जाए, फॉर्मूला देखा जाए तो फोर्स होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन को डी से दिखाते हैं, फोर्स बल होता है, विस्थापन को डी से दिखाते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट। और इसके और बल और विस्थापन के बीच के एंगल का कॉस वैल्यू। तो यहाँ पे एंगल या कोण का कोई चर्चा नहीं है, तो जब चर्चा नहीं है तो इस पूरे को आप हमेशा, जब चर्चा ना हो तो क्या मान के चलेंगे कि cos 1 की वैल्यू क्या रहेगी, cos 1 की वैल्यू 1 रहेगी, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई एंगल कोण दिया जाता तो हम यहाँ पे इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं है तो हम इस पूरे cos की वैल्यू को 1 मान के चलेंगे और ये अंडरस्टूड है, पहले से ही मान के चलना पड़ेगा। तब हमारे पास बचता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं बल और विस्थापन। तो बल हमारे पास 140 है, विस्थापन हमारे पास क्या है, 15 है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, 0 20 और 5 2 7 और ये हो जाएगा 14, ये होगा 0 1 1 सॉरी 1 7 7 4 11 11 और 1 हाँ 1 और 2 2100। तो 2100 क्या हो जाएगा, जूल। पर वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है याद रखिए न्यूटन मीटर। ऐसी न्यूटन मीटर को अगर हम एनर्जी के टर्म में लिखे तो इसको क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो इन केस अगर आपको जूल कहीं ना मिलता, अगर यहाँ पे जूल नहीं होता तो सिंपल सी बात है जूल की जगह क्या मिलता है आपको, न्यूटन मीटर। तो वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है। तो इस बात से भी आप ऐसा ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी सवाल आता है कि दो पेयर में कुछ डेटा दे देंगे आपको
जैसे आपको दे दिया कि संवेग क्या है और वेग क्या है, ऐसा बल दे देंगे और बल के साथ मान लीजिए टॉर्क दे दिया जाए, ठीक है, फिर आपको मोमेंटम दे देंगे और काइनेटिक एनर्जी दे देंगे, तो फिर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि किन किन का यूनिट सेम होता है। तो ध्यान रखिएगा, फोर्स का यूनिट सॉरी एनर्जी, ऊर्जा, और कार्य, कार्य मतलब अपना वर्क, इन दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, और उसका आंसर क्या है, जूल। पर अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका 2100 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति का क्या बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी का वायर आता होगा, आपके आयरन में इलेक्ट्रिसिटी का वायर का कनेक्शन अगर हम बोर्ड से लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है इलेक्ट्रिसिटी में, करंट वोल्टेज बढ़ जाए, पावर बढ़ जाए, तो हमारे जो इक्विपमेंट, हमारे घर में जो लगी हुई चीजें हैं, उपकरणें हैं, वो महंगी हैं, वो नष्ट ना हो। तो वो नष्ट ना हो, इसका मतलब वो नष्ट ना हो तो उसको बचाएगा कौन। तो इस पर्पज से हम लोग स्विच का इस्तेमाल करते हैं, और सॉरी इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज बार बार डैमेज हो जाए इसलिए हम लोग थोड़े अच्छे क्वालिटी में एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एमसीबी इसमें दिया रहता तो वो भी ऑप्शन राइट होता, पर एमसीबी इसमें दे नहीं रखा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज जलेगा, फिर फ्यूज हम लोग रिप्लेस कर देंगे। फ्यूज का कॉस्ट बहुत कम होता है, तो हमारे एसी, टीवी या घर में जितने भी बड़े उपकरण हैं जो बहुत महंगे हैं, वो डैमेज होने से पहले फ्यूज डैमेज हो जाएगा और उपकरणों को बचा लेगा। तो जनरली फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूज अगर ऑप्शन में ना हो, सर ये अगले साल क्वेश्चन रिपीट हो जाए, देन फ्यूज ना हो, तो उसके जगह एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और आज तो ऐसा है नहीं कि अब कोई घर बने तो उसमें फ्यूज लगे, अब फ्यूज नहीं लगता जनरली, अब हम लोग क्या यूज करते हैं, एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए, इसमें पूछा गया है लघु पाथन, इसको बोलते, पढ़ने में आपको अजीब सा लगेगा, पर जो इसका इंग्लिश है वो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो सभी को पता है, शॉर्ट सर्किट। बहुत से लोगों को ये पता है कि जब शॉर्ट सर्किट होती है तो तारों में आग लग जाती है, बोर्ड में आग लग जाता है, किसी मशीन में कोई चीज शॉर्ट सर्किट हो जाए तार आपस में, तो वहां बहुत सारा आग लग जाता है। सवाल है आग क्यों लगता है, दो तार आपस में जुड़ गए, करंट की क्वांटिटी बढ़ गई, घट गई, कुछ तो ऐसी घटनाएं होती होंगी कि आग का फॉर्म ले लेती होंगी। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी तार में अगर करंट प्रवाह होती है, विद्युत धारा प्रवाह होती है, तो उसमें ऊष्मा I²R×T के फॉर्म में पैदा होती है। अगर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो स्क्वायर करने के बाद उसके अमाउंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसके यूनिट होता है जूल, और जूल एक तरह का क्या है, अपना एनर्जी है। तो यही एनर्जी किसके रूप में आएगी, ऊष्मा के रूप में आएगी। ऊष्मा मतलब ऊष्मा का रूप मतलब हीट के फॉर्म में। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो करंट की वैल्यू उसके बाद उसका स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 बारों से, तो वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि बहुत बड़े अमाउंट में हीट पैदा होता है, ऊष्मा पैदा होती है। ये ऊष्मा इतनी ज्यादा होती है कि उपकरणों को जला देती है। सो इस केस में अगर देखा जाए कि शॉर्ट सर्किट के समय में परिपथ मतलब वायर की बात हो रही है, यहाँ पर में विद्युत धारा मतलब करंट की बात हो रही है। करंट की वैल्यू क्या होगी, तो शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसमें देखा जाए तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। सो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी। और शॉर्ट सर्किट कभी भी होगा, याद रखिएगा, वायर जलेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में जो करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू को फॉर्मूले में यहाँ पुट करोगे, इससे जो हीट जनरेट होगा, एक तरह का ऊष्मा पैदा होता है, ऊर्जा का रूप होता है, वो इतना ज्यादा होता है कि वायर या यंत्र को जलाने की क्षमता रखता है। इसलिए आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि छोटे से शॉर्ट सर्किट से पूरी बिल्डिंग या पूरा का पूरा कारखाना जल के राख हो जाता है। जनरली दिवाली के समय में आप देखिएगा, ऐसी न्यूज कहीं ना कहीं भारत में देखने को मिलती है कि शॉर्ट सर्किट के कारण पटाखे के कारखाने में आग लगी और पूरा कारखाना जल गया। तो एक छोटी सी करंट की वैल्यू अगर बढ़ जाती है, किसके कारण से, लघुपाथन, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, उसके कारण से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 79 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लुप्त प्राय के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लुप्त प्राय। और दूसरा
लुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती है? अगर विलुप्त हो चुकी हैं, कोई भी नहीं बचा हुआ है, तो उसको बोलेंगे विलुप्त प्रजाति। ठीक है, जैसे आपको याद रखेगा टोडो एक पक्षी होता है, साउथ एशिया जो हमारी कंट्रीज है उसमें पाया जाता है, तो वो एक तरह से विलुप्त हो चुका है, तो उससे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? विलुप्त रखेंगे। पर अपने क्वेश्चन का आंसर 94 का आंसर क्या हो जाएगा? लुप्त प्राय प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय उत्तकों जिसको वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, याद रखिए ये दो प्रकार के होते हैं, सॉरी, जाइलेम एंड फोलेम। इसका संबंध फूड से है, इसका संबंध पानी से है, पानी मतलब वाटर से है। ठीक है, तो इसके आधार पर पौधों को आप देखें संवहनी उत्तकों जिसको हम वस्कुलर टू के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो इसका वर्गीकृत करने वाले व्यक्ति जो पहले हैं उनका नाम पूछा गया है। अपने ऑप्शन में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने इनका वर्गीकरण किया है, पर सवाल यह आता है कि इन दोनों लोगों में से वर्गीकरण पहले किसने किया? तो इसका वर्गीकरण जो किया गया है विशेषताओं का उपयोग करके, पहले व्यक्ति कौन है? पौधों के वर्गीकरण में पहले व्यक्ति कौन है? तो याद रखिए पहले व्यक्ति एपी डी कॉन्डोले, ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान रखिएगा। एंगुलर और प्रांतल, एंगुलर और प्रांतल जो ऑप्शन नंबर 1 है, उन लोगों ने भी इसका वर्गीकरण किया है, पर इन्होंने वर्गीकरण किया इसके बाद। और आपसे पूछा गया यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहले व्यक्ति कौन है? तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैविक झिल्ली जिसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किसकी बनी होती है? तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर? ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का स्थिर ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। एक आपको सिचुएशन दे दिया गया है, एक आपको स्थिति दे रखी है कि एक कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है, तो उसके स्थिर ऊर्जा मतलब बात हो रही है यहाँ पे क्या? पोटेंशियल एनर्जी के, किसकी बात हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए इस क्वेश्चन को कि कंसीडर यहाँ पर एक इतनी ऊंचाई पर कोई वस्तु है, इतनी ऊंचाई पे कोई वस्तु है, इसकी ऊंचाई है कितनी? h, इस वस्तु का द्रव्यमान है m, और धरती की तरफ लगने वाला जीव g होता है, उसकी वैल्यू होती है 9.8। तो जब मैं इस वस्तु को छोड़ूंगा, सिंपल सी बात है, इतनी ऊंचाई पर है तो मास भी है, g का मान भी है, ऊंचाई भी है, तो इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो स्थिर ऊर्जा बोलते हैं उसको हम लोग मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 जूल है, ऊर्जा है, एनर्जी है, तो जूल में लिखेंगे। क्लियर यहां तक? जब ये नीचे गिरेगी, तो अभी नीचे नहीं गिरी है, तो सिंपल सी बात है विराम अवस्था में है, किसमें है? रेस्ट में है। रेस्ट में होता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो रेस्ट में कोई चीज होगा तो उसका वेग का मान क्या होगा? 0। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली जाए तो हाफ mv², बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, लगभग सभी बच्चों को पता होता है इसका। तो इसका वेग अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, पर अभी हमने माना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 100 है। अब क्वेश्चन में बोला जाए ये गिर रहा है, तो सिंपल सी बात है गिरेगा तो क्या कम होने लगेगा? इसकी ऊंचाई कम होने लगेगी। ऊंचाई अगर कम होने लगती है, यहां पर ध्यान से देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं स्थिर ऊर्जा, ये भी कम होगी। अगर ये कम होगी तो ऊर्जा खत्म होने लगेगी, और हमें पहले से बताया गया है कि ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता ना खर्च किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। तो जब ये गिरने लगेगा तो इसका वेग 0 नहीं रहेगा, जब इसका वेग 0 नहीं रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी की एनर्जी घटेगी। पर पूरी घटना में एनर्जी हमेशा क्या रहेगा? ऊर्जा में से क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है ऊर्जा का उल्लंघन, संरक्षण, ऊर्जा का जो हमारा संरक्षण का सिद्धांत है उसका उल्लंघन नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो तभी बढ़ेगी जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बदलने के लिए वस्तु को तो गति में आना पड़ेगा, तो जब हम किसी चीज को ऊपर से छोड़ेंगे वो गति में आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसकी स्थिर ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी? घटेगी, पर पूरी ऊर्जा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो आंसर इज ए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं,
इनमें से कौन सा नॉनसेंस कॉन्डेन है? नॉन सेंस कॉन्डेन है। अब ये क्या होता है, थोड़ा इसको जानिए। देखिए, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उस प्रक्रिया में कॉन्डेंस काम आता है। ठीक है, जब हमारे आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो उसमें हमारे कॉन्डेंस क्या आता है, काम आता है। अब ये पूछा गया नॉन, नॉन मतलब क्या है कि वो काम में नहीं आएगा, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण प्रक्रिया को वो रोक देगा। तो कभी कभी रोकने के कारण इसको स्टॉप कॉन्डेन भी कहा जाता है, स्टॉप कॉन्डेन भी कहा जाता है। अब हमें यह देखना है कि कितने प्रकार के वो कॉन्डेन होते हैं जो अपने प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोकते हैं। तो ऐसे होते हैं टोटल 3। ठीक है, UAG होता है, अब इसको मैं याद भी करा देता हूं, नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो आपको पता होना चाहिए। UAG होता है, UAA होता है, और तीसरा जो होता है UGA होता है। आप एक छोटी सी बात देखिएगा, जब ये कॉन्डेन का क्वेश्चन आएगा और आपको शायद ऑप्शन ना दिखे तो 2-3 बातों को पहले माइंड में रखेंगे। पहले माइंड में रखेंगे तो ये जो कॉन्डेन में लेटर्स होते हैं, लेटर्स 3 ही होते हैं, UA और G होता है, उसको अरेंज करके आगे पीछे करके लिखा जाता है। तो हमारे इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पर UAG, UAA, UGA, इसमें तीसरे लेटर के बाद चौथा लेटर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब सवाल है कि इनमें से ऑप्शन में हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो ऑप्शन में अवेलेबल है UAA, और UAA जो अवेलेबल है हमारे पास वो हमारा इसका आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन में बी ऑप्शन नहीं होता तो बी ऑप्शन नहीं होता तो UAG होता या UGA होता। जो यहाँ पे देख रहा है AUG दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, अगर किसी ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो इन दोनों टॉपिक में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। पर सवाल आता है कि नॉनसेंस कॉन्डेन क्या होता है, कि प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया को रोकने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग कॉन्डेन बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉनसेंस कॉन्डेन, और ये रोकता है इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, स्टॉप कॉन्डेन हो जाता है। ये बेसिकली मेरा मानना है कि ये किसी भी नोट्स में नहीं होगा, या बहुत रेयर किसी ने इसको पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, या किसी की मेडिकल वुडिकल या इंजीनियरिंग या नेट वेट की तैयारी का बैकग्राउंड हो तो शायद ये वर्ड सुन रखा होगा। पर बेसिकली आपको ऐसे सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। पर अगर ये आ गया तो इसको थोड़ा डिटेल में आप लोग अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना कि रिपीटिंग अगर होता है, आने वाले फ्यूचर में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसके लिए आप क्या है, रेडी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पर ये सारे सवाल हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, और ये सवाल में हमने ये देखा है कि कुछ सवाल ऐसे थे जिनके बारे में कोई किसी ने नहीं सुन रखा। तो थोड़ा देखे साइंस में किस लेवल से हमें परेशान करने के लिए आयोग ने क्या क्या इस्तेमाल किया। एक तो ये इस्तेमाल किया, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, झिल्ली के बारे में भी लोग जानते हैं। वर्गीकरण वेस्कुलर टिश्यू संवहनीय ऊतकों का वर्गीकरण के आधार पे, ये शायद आपको कहीं नहीं मिले। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे थे जो हमारे लिए नए थे, ये तो बहुत कॉमन सा सेंस का क्वेश्चन था। और ये शॉर्ट सर्किट है, ये भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा PYQ में या नोट्स में। उसके बाद ये फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, वेरी गुड। उसके बाद ये तो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का। अब ध्यान से देखिए एक नया चीज, छोटी सी बात है, आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने पुराने साल के पेपर भी किए हैं, आपने लोगों ने भी सारे पेपर किए हैं, मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व भी किए हैं। तो न्यूमेरिकल कभी भी आपका क्या कहलाता है कि आता नहीं है, इसलिए बच्चे न्यूमेरिकल से भागते भी हैं और यूज नहीं करते फॉर्मूले का। पर इस बार आप देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में थे जिसमें आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, वैल्यू डाल के उसका कैलकुलेशन भी करना है, कैलकुलेशन के बाद यूनिट भी चेक करना है कि आपको उसको किस यूनिट में लिखना है। तो अब अगली बार से अगर फिजिक्स पढ़ते हो आप तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल और फॉर्मूले पे फोकस करके ही पढ़िएगा, उसको स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बन सकता था अगर किसी को फॉर्मूला पता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है, आपके PYQ में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए नया था, तो अभी तक 3 क्वेश्चन ऐसे मिले जिनके लिए आप ये बोल सकते हो कि आपके लिए फर्स्ट टाइम क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वन लीजिए, ये तो बहुत कॉमन सेंस से बन सकता है। अगर आपको चारों के बारे में पता है तो ये मेडिकल में यूज होता है और ये किसी और पर्पस में यूज होता है। सो यहाँ पर ये
बन जाएगा, ये नया नहीं है। समतल दर्पण बहुत बेसिक सा है, लाइट चैप्टर में जब आप दर्पण पढ़ोगे तो ये समतल दर्पण की बहुत सारी विशेषताएं लिखाई जाती है। उस विशेषता में सबसे कॉमन विशेषता लिखाई जाती है कि समतल दर्पण का फोकल लंबाई अनंत होती है। तो इसको भी हम लोग मान के चलेंगे कि आपको पहले से पता था। हाँ, ये देखो फिर फॉर्मूले नहीं पूछा गया, फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए पूछा गया। तो जिनका साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो उनको शायद log 0.1 की वैल्यू याद भी हो, पर जिनका नहीं है उनको तो ये फॉर्मूला याद नहीं आएगा। फॉर्मूला आ भी गया तो log 0.01 की वैल्यू याद नहीं आएगी। तो ये मेरा मानना है ये क्वेश्चन शायद इन लोगों के लिए बहुत दिक्कत किया होगा, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स या कॉमर्स वालों के लिए, इनके लिए कोई खास दिक्कत नहीं आई होगी। और मैं मानता हूं इन पूरे बीटेक वालों में इनको ये क्वेश्चन क्या होगा, एडवांटेज के रूप में आप इसे देख सकते हैं। हाँ, इसमें भी अगर किसी ने सिली मिस्टेक कर दिया, इसकी वैल्यू 1 ले ली तो -1 आएगा, पर -1 में ऑप्शन दिया नहीं है, तो वो व्यक्ति यहाँ पे -1 को इग्नोर करके 1 टिक कर देगा। तो ये विन विन पोजीशन है इनके लिए, शायद इनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है, तो इसको मैं नंबर 4 दूंगा। नेक्स्ट है स्मार्ट फिल्म, ये भी पहली बार पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, ये एक तरह का कैंसर है, ये भी आपने पढ़ रखा है तो ठीक, नहीं तो मेरे लिए भी लगता है कि ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन में कहीं दिखा नहीं है, तो मैं इसको मारूंगा 6 नंबर। गर्भनिरोधक गोलियां, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। हाँ, आपने इस क्वेश्चन को बहुत बार नहीं पढ़ा होगा तो शायद ये वर्ड आपको दिखाई ना दे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, कोई भी गर्भनिरोधक गोलियां आती है, अनवांटेड 72 भी आता है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है जिसमें अंडाणु से अंडे बनने की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है, जिसे गर्भाशय को रोकने में, गर्भाशय संपन्न होने में क्या है, रुकावट आ जाती है। नेक्स्ट है हार्मोन। हाँ, ये तो आप ग्रंथियां पढ़िएगा बायोलॉजी में, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्रंथियां होती है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्रंथियों के बारे में अच्छे से दे रखा, तो ये आपके पार्ट का पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, और हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ये एक ठीक है, बहुत सारे डिजीज आपने पढ़ रखे होंगे, उसके शॉर्टकट भी याद रखेंगे कि वायरस से ही होने वाली ये डिजीज है, इसके ये शॉर्टकट है, बैक्टीरिया से होने वाली ये डिजीज है, इसका शॉर्टकट है, प्रोटोजोआ से ये होंगी, ऐसे आपने पढ़ रखा होगा। पर हाँ, अब ये स्पेशली कोई डिजीज के पूछकर, किसी बीमारी के बारे में पूछकर उसकी विशेषता बहुत डीपली में जाना, ये मेरे लिए लगता है कि आपके लिए भी क्या होगा, न्यू क्वेश्चन होगा। तो मैं इसको एक बार मैं नंबर देख लूं, किस नंबर पे थे हम लोग, 6, और ये रहा 7 नंबर। तो 7 क्वेश्चन अभी तक मुझे ऐसे लगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन किसी ना किसी घटना चक्र के बुक में ये आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। हाँ, ये एक नया है, आपको देखने को मिल सकता है, तो ये मैं भी न्यू क्वेश्चन मान के चलता हूँ इस साल के पेपर देने वाले लोगों के लिए। पर अगर इसमें ध्यान से देखा जाए एलिमिनेशन मेथड, कि मान लीजिए ये क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो पहली बात जो अगर ये गलत होगा ना, पहली बात तो अब ध्यान रखना, कभी कभी एलिमिनेशन काम कर जाता है और हमें फायदा दे जाता है। अगर ये क्वेश्चन गलत होगा, ये गलत ऑप्शन है, तो कुछ ऐसा स्पेलिंग में कुछ आगे पीछे उल्टा सीधा जोड़ के गलत कर सकते थे, इतनी ब्रैकेट में डाल के इतना कोडिंग दे के इसको लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि इसका ऑप्शन यही राइट है। तो कभी कभी आप कॉमन सेंस अगर लगा लोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर आप उस समय 2 घंटे के टाइम पे बैठ के इतना दिमाग पे जोर दे के काम कर सके तो। क्योंकि यहाँ पे बताना और एग्जाम में बैठ के इस चीज को, जैसे मैंने भी बताया कि एलिमिनेशन मेथड से देख सकते हो, वहां ये वर्क करे जरूरी नहीं है, और सबके लिए वर्क करे ये भी जरूरी नहीं है। सो मेरे ख्याल से ये भी एक क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स था। तो मेरे ख्याल से जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए उसमें 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो चैलेंजिंग थे, और चैलेंजिंग होने के बाद साथ साथ अगर इसमें किसी ने अटेम्प्ट मारा होगा तो उसके राइट अगर हुए होंगे तो बाई चांस तुक्का उनका बेहतर होगा, और नहीं तो जिन्होंने स्किप करके छोड़ दिया और बाकी साइंस के किए तो उनके साइंस वाले पोर्शन में निगेटिव बहुत ही कम आया होगा। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा, ये इसके राइट आंसर हैं। जिन जिन के आंसर अभी नहीं मैच किए, ये आंसर से मैच करा लीजिए, ये इसके परफेक्ट 100% राइट आंसर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद क्या किया जाएगा। रिजल्ट आ गया, नंबर देख लिए, उसके बाद आगे क्या किया जाए। तो आगे वाले टाइम पे हम लोग साइंस एंड टेक का बैच, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मेंस आंसर राइटिंग का बैच है, कंप्लीट कोर्स के साथ ला रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही किफायती तरीके से सारे क्वेश्चन को टाइमली और प्रॉपर तरीके से कराएंगे। उस पूरे कोर्स में सभी सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। मैं जो सब्जेक्ट लूंगा वो लूंगा साइंस एंड टेक। मैं जो सब्जेक्ट आपके लिए लूंगा मेंस की क्लास में वो होगा क्या, साइंस एंड टेक। और साइंस एंड टेक जीएस नंबर 2 के पार्ट 3 में आता है,
और याद रखिएगा कितने मार्क्स का आता है, 72 मार्क्स का आता है। पर एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आप साइंस एंड टेक पे बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हो तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका एसे का जो पोर्शन आता है, निबंध का पोर्शन जो पार्ट 1 आता है, पार्ट 1 में आप हमेशा देखिएगा जब से एसे हो रहा है, जब से इंक्लूड है एसे 68 से एसे आ चुका था आपके बीपीएससी के एग्जाम्स के फॉर्मेट में, उसमें जो पार्ट 1 है उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप देखिएगा ध्यान से कि एक क्वेश्चन हमेशा आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूछा जाता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप लिखना चाहो तो बहुत सारे दिशाओं में बहुत सारे तत्वों के साथ आप इसको लिख सकते हो। तो अगर आप साइंस एंड टेक का पोर्शन अच्छे से कवर करते हो तो 72 नंबर आपके अच्छे से लिखे जाएंगे, उसमें स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा, लिखना भी आसान होता है और उसमें फैक्ट वैक्ट बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल करते हो लिखने में तो स्कोर बढ़ता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं। अगर इस पे अच्छी कमांड होगी तो एक एसे भी, अगर आप साइंस एंड टेक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एसे में तो आपका एसे का पोर्शन भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं अपने सब्जेक्ट को हमेशा 72 के जगह हमेशा मानता हूं कि ये मेरा सब्जेक्ट जो है वो 72 का है, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरा मानना है एसे में पार्ट 1 में 100 मार्क्स का आएगा। तो हम आने वाले क्लासेस में जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद हम लोग मेंस के सारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम को चालू करके सारे मॉडल आंसर कॉन्सेप्ट, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन लिखे जाते हैं, क्या फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, कितने टाइम में लिखना होता है, क्या क्या पॉइंट में लिखने होते हैं, छोटे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, डेटा कहाँ से लिखा जाए, डेटा एक्यूरेट कैसे लिखा जाए, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे और जल्दी से जल्द मेंस की क्लास स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग दोबारा मिलते हैं मेंस की क्लास में और आज के सॉल्यूशन से आप अपने आंसर मिला लीजिएगा, ये इसके क्या है परफेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।